आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर की जो सोशल साइंस का है, यानी सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के हर प्रत्येक प्रश्न को आज हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ जानेंगे और समझेंगे, जिसका विषय कोड है 111। इसके प्रत्येक प्रश्न को इसलिए समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम में हूबहू बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, या फिर इससे रिलेटेड इस प्रश्न को थोड़ा सा उलट फेर करके भी प्रश्न रखे जाएंगे, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे। इसलिए ये सभी प्रश्न जो हैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटे और आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड के एग्जाम में सोशल साइंस का 80 नंबर का लिखित परीक्षा होता है, 80 नंबर का लिखित परीक्षा होता है और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक ना। तो इस 80 नंबर के लिखित परीक्षा में आपको इस प्रश्न को दो सेक्शन में बांटा गया है, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में 80 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 80 प्रश्न में से मात्र आपको 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 24 होगी, जिसमें से आपको मात्र 12 प्रश्नों के जवाब देने होंगे और इसमें से लघु उत्तरीय में से 8, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब लघु उत्तरीय में थोड़ा सा आपको यह समझना है कि सोशल साइंस में 5 विषय होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स, इस तरह 5 विषय होते हैं। 5 विषय में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके पैटर्न को भी आपको समझना बेहद जरूरी है। तो इसके पैटर्न को हम वीडियो के अंत में समझेंगे, ठीक है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लेते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के पैटर्न को भी समझेंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, थोड़ा सा समय निकालकर लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की। आज इसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, ठीक ना, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों के जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। 80 में से सिर्फ आपको 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पुनर्जन्म है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसकी आज केंद्र में सरकार है, ठीक ना, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो किस पार्टी का पुनर्जन्म है? तो ये है भारतीय जनसंघ का, ये भारतीय जनसंघ का ही पुनर्जन्म है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 25 अक्टूबर, कब? 25 अक्टूबर 1951 को, 25 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है कि दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो दलित पैंथर्स की नामक जो संगठन है उसका स्थापना महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इसकी स्थापना जो है ना, वो 21 मई वो हुआ है 21 मई 1972 को, 21 मई 1972 की इसकी स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक का नाम मैं बताऊं तो नामदेव ढसाल और जे.वी. पवार इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, ये सवाल मेरे कहने का मतलब सभी को जानना बेहद जरूरी है। अब इसमें इस मॉडल पेपर में आपसे पूछा कि क्या पूछा कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है। बोर्ड में एग्जाम में पूछ सकता है कि दलित पैंथर संगठन के संस्थापक कौन है, या पूछ सकता है उसकी स्थापना कब हुई है। तो इससे रिलेटेड जितने सवाल बनते हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको याद होने चाहिए, ताकि अच्छे नंबर से आप पास कर सके, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं अगर इस प्रकार की तैयारियों को आप रखते हैं। तो आगे बढ़िए। 3 नंबर का सवाल कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो संशोधन है वो है 74वां। कौन है? वो है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखेंगे, जैसे 73वां संविधान संशोधन जो है ना, वो आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वां और नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां, ठीक ना, 74वां संविधान संशोधन। तो दोनों को आप याद रखेंगे, 73 ग्रामीण से संबंधित है और 74 नगरीय से संबंधित है।
ठीक है। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या, जिसमें आपको जिला परिषद होता है, ग्राम पंचायत होता है और पंचायत समिति होता है, ठीक ना, जिसमें मुखिया लोग चुने जाते हैं, प्रखंड क्या बोलते हैं, प्रमुख लोग चुने जाते हैं, पंचायत सचिव, ये सारे ग्राम में। और नगर परिषद की बात कर लूँ तो मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद चुने जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। वही पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, उसी पंचायती राज संस्था को सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। तो ये कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो उन्होंने की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिनका नाम है बलवंत राय मेहता। और ये बलवंत राय मेहता ने 1956 में ही इसकी सिफारिश की थी, ठीक ना। और इससे एक चीज याद रखेंगे, और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो इसको 2 स्तरीय पंचायती राज समिति को की सिफारिश जो किए थे उनका नाम है अशोक मेहता। क्या नाम है? अशोक मेहता, ठीक ना। तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को डिटेल में समझना आवश्यक है, जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पैसेंस रखिए, इसका फायदा आपको बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से दिखने को मिलेगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई थी चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी, यानी मद्रास में हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1688 में। 1688 में जो नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी, वो पूरे ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में सबसे पहला नगर निगम था कौन? मद्रास नगर निगम, चेन्नई नगर निगम, जिसकी स्थापना कब होती है? 1688 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला छठा नंबर प्रश्न कहता है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो ये आरक्षण अपने प्यारे बिहार में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। दल बदल कानून निम्न में से किस पे लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है ना, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। और एक चीज याद रखेंगे कि आखिर दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1985 में। कब? 1985 में ये पारित हुआ था। और किस संशोधन से हुआ था? तो इसको भी आपको याद रखना है। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसको पारित किया गया था। और उस समय जो सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का जो कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र के जो पुस्तक लिखी थी वो लिखे थे चाणक्य ने। तो चाणक्य के 2-3 नाम है, उसको आप याद रखेंगे। एक तो चाणक्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आ सकता है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये 3 नाम चाणक्य ही हैं, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। और इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, घनानंद को पराजित करके, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 10वां नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? अन्य से अलग है तो हम देखेंगे तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना, वो कनाडा से ली गई है। कनाडा से ली गई है, यानी भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्था एक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट नंबर आंसर हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि कनाडा से प्रभावित है। संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में से 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत में प्रारंभ में मात्र 14 भाषाएं शामिल थी, और धीरे धीरे करके इसमें आज 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो 8वीं अनुसूची में है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो को आप लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि सबको इसको फायदा मिले। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अब राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है ना, वो भारतीय चुनाव आयोग को है। किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग को है। अब इसमें से पूछेगा, जैसे पंचायतों में मुखिया का जब इलेक्शन होता है या नगर निगम का इलेक्शन होता है, तो उसका चुनाव जो है ना वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक लोग का चुनाव होता है, तो वो भारतीय चुनाव आयोग कराता है। तो दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। विधानसभा का चुनाव यानी एमएलसी का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग, और मुखिया ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं, पंचायत समिति प्रमुख वगैरह जो भी हैं, चाहे चेयरमैन है, इनका चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची है,
और समवर्ती सूची की बात कर ले तो 7वीं अनुसूची है। सूची की तीन सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और सूचियों की अनुसूची अगर पूछ दे आपको तो वो 7वीं अनुसूची है, ठीक ना। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। प्रारंभ में ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन आगे चलकर इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको याद होगा कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज बी। अब इसमें 39 ये जो था ना, इससे पहले 1871 से पहले, जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी जो था वो 39 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 39 राज्यों में बटा था। और ये 1871 में इसका एकीकरण हो गया और यह एक हो गया, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है ना वो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में, 1939 में हुआ था। और ये किसने किया था? तो इसको किया था हुइन फू सो ने, हुइन फो सो ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री थे कंबोडिया के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह समझौता जो है ना ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रश्न को आप देखिए, अब पूछेगा कि जो हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मार्च 1946 में हुआ था। इसी प्रश्न को घुमा सकता है, हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को देखें कि ताकि अगर प्रश्नों को घुमा भी दे तो आपका सवाल निश्चित रूप से बन जाए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। आपको साबरमती नदी के किनारे की थी, ठीक ना। तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1915 में सत्याग्रह आश्रम के नाम से इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन 1917 में यह साबरमती नदी के किनारे इसको स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद से ही इसको साबरमती आश्रम के नाम से जाने लगा। स्थापना होती है किससे? आपको सत्याग्रह आश्रम के नाम से होती है, लेकिन बाद में 1917 में इसको साबरमती आश्रम से जाना जाने लगता है। तो इसका स्थापना अहमदाबाद में। करेक्ट आंसर इज बी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो यह था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें स्वराज की जगह स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। 21 नंबर सवाल कहता है दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दांडी यात्रा जो था ना, दांडी यात्रा का डेट भी आपको याद रखना होगा। और दांडी यात्रा जो है ना वो आपको 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक जगह से ना इसकी शुरुआत की थी और वहाँ पहुँचे और उन्होंने नमक तोड़कर दांडी यात्रा शुरू की। और नमक तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ आज्ञा का अवहेलना करना, ठीक ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न कहता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और गांधी जी ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। जबकि यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो करेक्ट आंसर इज डी। बंगाल विभाजन किसने और कब किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसमें जो है ना जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक मित्र राष्ट्र है, ठीक ना। तो जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी। 26 नंबर प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो सम्मेलन पहली बार हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। तो करेक्ट आंसर इज ए। और स्वराज पार्टी की मैं बात करूं तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है 1 जनवरी 1923 को होती है और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 2 आदमियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज ए। 27 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो थे एडमंड कार्टराइट। तो करेक्ट आंसर इज सी। 28 नंबर प्रश्न कहता है न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति
कहाँ लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी अमेरिका में, ये लागू हुई थी अमेरिका में। अब देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, कौन थे? रूजवेल्ट। उन्होंने 1933 से 1939 के बीच एक आर्थिक नीति लागू की थी जिसका नाम था न्यू डील। क्या नाम था? न्यू डील। ठीक ना? तो इन सभी को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल कहता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए जो है ना, वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस के सदस्य यानी सार्क के सदस्य जो भी जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी दक्षेस के सदस्य हैं, एक चीन को छोड़कर। चीन पड़ोसी देश है लेकिन चीन जो है ना दक्षेस का सदस्य नहीं है। बाकी सभी भी क्या है, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सभी दक्षेस के सदस्य हैं। अब भारत तो खुद, भूटान पड़ोसी देश है, बांग्लादेश ये भी पड़ोसी देश है, यानी ये तीनों जो हैं आपको दक्षेस के सदस्य हैं। लेकिन इंडोनेशिया ये भारत का दक्षेस का सदस्य नहीं है। और दक्षेस के मुख्यालय की बात करूं तो इसका जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। आगे बढ़ेंगे। आपको कमेंट में सार्क देशों के नाम कमेंट करना है। सार्क देशों के नाम आप कमेंट करिए। ठीक है, सार्क देशों की संख्या 8 है। मैं बता देता हूं, सार्क देशों की संख्या 8 है। इसके 8 देशों के नाम आप कमेंट में कमेंट करिए। आगे बढ़िएगा। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस का एक दार्शनिक था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो 1912 में किया था। कब किया था? 1912 में किया था। तो प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि अल हिलाल की स्थापना मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ने कब की थी? तो 1912 में की थी ना। अबुल कलाम आजाद ने किसका संपादन किया था? तो अल हिलाल का किया था। तो इस प्रकार प्रश्नों को उलट फेर करके भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हर प्रकार से इस प्रश्नों को आप तैयार करिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने जो संपादन किया था वो किया था यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो एक प्रश्न इससे भी आ सकता है, जैसे कॉमनवेल्थ का संपादन आपको एनी बेसेंट ने किया था। कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट। एक पूछता है यंग इंडिया, न्यू इंडिया में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यंग इंडिया की बात करेगा तो महात्मा गांधी, और जैसे ही न्यू इंडिया की बात कर दे तो एनी बेसेंट। ठीक ना? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का हो गया। ठीक ना? और यंग इंडिया महात्मा गांधी। और बंगाली का संपादन की बात करूं तो बंगाली का संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली का संपादन किया था। और बिहारी का संपादन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। बाकी सभी का संपादक का नाम आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिहारी सच्चिदानंद सिन्हा, न्यू इंडिया के संपादक का नाम आप कमेंट करिए। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ना मेटरनिख ने की थी। अब एक प्रश्न आ सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है ना वो 1815 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो रूस में जो संगठन की स्थापना हुई थी वो चेका की हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना वो आपको 1986 में लागू हुआ था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और इसका 2 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। एक बार संशोधन हुआ है 1993 में और दूसरा संशोधन 2002 में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से भी आपके एक सवाल निश्चित रूप से रहेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो सभी दिवस आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। ठीक ना? तो यहां पूछ रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और 1968 में लगाया था। कब लगाया था? 1968 में। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो बताया था वो 20 रुपया बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1868। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न कहता है
कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो गरीबी वाकई में कैंसर रोग से कम नहीं है, ठीक ना। तो गरीबी की तुलना जो है ना कुजनेत्स ने कैंसर से की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सम्मिलित जो किया गया है वो जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा प्राप्ति को, जीवन स्तर को, इनमें सभी को सम्मिलित किया गया है, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक में केवल जीवन स्तर को सम्मिलित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो इसका नीति आयोग करती है, यानी 2015 से पहले यह काम योजना आयोग करती थी, लेकिन योजना आयोग को 2015 में खत्म कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो अब यह काम नीति आयोग करती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे थे नीति आयोग का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। ये आपसे पूछ दे योजना आयोग का विघटन कब किया गया था, तो यह भी 2015 में किया गया था। और एक प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इन सभी सवालों को आप याद रखेंगे, अगर जरूरत हो तो आप कॉपी में इसको सभी प्रश्नों को लिख लेंगे। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रॉपर्टी एंड अनविटर्स रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, और इसी पुस्तक में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया था जो 20 रुपये था, ठीक ना, 1968 में। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की जो मुद्रा है ना क्रोना है, क्या है? क्रोना। तो एक स्वीडन क्रोना बराबर अगर रुपया से उसकी तुलना करें तो 7.93 रुपीज होता है, 7.93 रुपीज। एक स्वीडन डॉलर के बराबर 7 रुपया 93 पैसा होता है। 46 नंबर प्रश्न कहता है 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आरबीआई जो है ना, आरबीआई वो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो किसी भी मानव के सर्वांगीण विकास के लिए उसके सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि जो है ना आपको जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, करेक्ट आंसर इज सी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना खनन, इसमें खनन हो जाएगा। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक ना। तो जो जमीन से किसान उपजाता है या जमीन से खोदा जाता है वो प्राथमिक होता है, और जो वहां से चला जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री जब बनाती है तो वहाँ वो द्वितीय क्षेत्र का हो जाता है, और उसके बाद जब उसको ढोकर बाजार में ला दिया जाता है तो वो तृतीय क्षेत्र का हो जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो खनन जो है ना प्राथमिक क्षेत्र का है, तो करेक्ट आंसर इज ए। 50 नंबर सवाल कहता है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप निश्चित रूप से कभी अपने मम्मी पापा के साथ सोनार की दुकान में गए होंगे और आभूषण किने होंगे ना, तो उस पे कौन सा मार्क होता है कभी आपने जानने की कोशिश की है? तो वो जो मार्क होता है वो होता है हॉलमार्क। क्या होता है? हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क से ही सोने के आभूषणों की आपको गुणवत्ता जांच की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो 1954 में किया गया था योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए योजना आयोग का गठन जो है ना वो 1950 में किया गया था। कब किया था? 1950 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का आयोजन 1952 में किया गया था गठन इसका, और आपको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण इसका भी 1950 में किया गया था, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका 1951 में किया गया था, 1951 में। यानी ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका गठन 1954 में किया गया था, यानी ये क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है गलत है, ठीक ना। तो इसके सभी को डेट आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। योजना आयोग 1950, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी यानी जैसे मौसमी फल होते हैं, मौसमी आपको वेजिटेबल होते हैं,
ना, जैसे मौसम होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी होता है, तो उसी प्रकार मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी आपको कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जब किसान धान का बीज बो देता है, गेहूं का बीज बो देता है, उसके बाद उसको काम करने के लिए कुछ काम ही नहीं होता है, वो बेरोजगार हो जाता है, इसलिए उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये कृषि के क्षेत्र में ही पाई जाती है। 53 नंबर प्रश्न कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ होता है, मूल तंत्र भी होता है और साधनों का निजी स्वामित्व भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत जो है ना, वो इसका संबंध राजस्थान के भीकमपुरा से है, राजस्थान के भीकमपुरा से है और इसकी स्थापना जो है ना वो 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो रूस के सहयोग से जो विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था वो था कुड्डनकुलन परमाणु विद्युत गृह, और इसका जो निर्माण है ना रूस के सहयोग से 2002 से आरंभ होता है और 2013 में इसको पूर्ण रूप से तैयार करके चालू किया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक जीविका कृषि को आपको प्रारंभिक जीविका, ये जो ना सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये जो खेती होता है ना छोटे छोटे टुकड़ों पे होता है, यानी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पे इस प्रकार की खेती की जाती है, जैसे झूम खेती, पामलू खेती, दीपा, ये सारे खेती हैं, ठीक ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी, यानी ये सभी जो है ना प्रारंभिक जीविका कृषि के ही प्रकार हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, प्रश्न डिफरेंट हो सकता है। तो झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती भारत के 4 राज्यों में होती है, ठीक ना, जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें होती है। तो मिजोरम, ठीक ना, असम, मेघालय और नागालैंड। कौन कौन? मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, ये 4 राज्यों में झूम खेती होती है। और पामलू की मैं बात करूं तो पामलू जो है ना वो मणिपुर में होता है इस प्रकार की खेती, और दीपा जो है ना अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में दीपा नाम की कृषि की जाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर प्रश्न कहता है डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो डेक्कन ओडिसी जो है ना वो महाराष्ट्र में चलाई जाती है। अब डेक्कन ओडिसी है क्या? तो डेक्कन ओडिसी एक रेल का नाम है जिसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस रेल को चलाया गया था, और इस रेल में, इस रेलगाड़ी में, ट्रेन में बहुत ऐसे लग्जरियस ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है, यानी दुनिया की हर सुख सुविधा उसमें लग्जरियस बनाया गया है उस ट्रेन को, ठीक ना। तो ये ट्रेन का नाम है डेक्कन ओडिसी, जो महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के हिसाब से चलाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। 58 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1953 में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य से स्थित है? तो इन्नौर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी योजना कौन है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी योजना है वो सोन नदी घाटी परियोजना है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब राष्ट्रीय उद्यान से एक ना एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से रहेंगे। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं उन सभी का नाम आपको याद रखना बेहद जरूरी है। एक नंबर तो ये पक्का आपको दिला के ही रहेगा, ठीक ना। तो मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन है, और ओडिशा में आपको 2 हैं, जो कौन है? बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य और वैसीपली वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में तो नंदा देवी है ही है। अब नंदा देवी के बाद जिम कार्बेट है, फूलों की घाटी है, गोविंद राष्ट्रीय है, राजा जी है, आसन बैराज है, ठीक ना। ये सारे आपको उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। आगे बढ़िए। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो आपको कार्बनिक खनिज नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आपको चूना पत्थर है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कहता है भारत का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई असम में है, ठीक ना। तो उसकी स्थापना 1901 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई तेल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा।
ठीक ना। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, तो इसका प्रमुख खाद्य फसल क्या हो गया? चावल हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन की बात करें तो बांग्लादेश सबसे अग्रणी है, और भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो भारत राज्यों में पश्चिम बंगाल जो है ना, वो जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। यानी पश्चिम बंगाल और आपको बांग्लादेश का एरिया एक ही है लगभग, ठीक ना। तो इन दोनों क्षेत्रों में आपको जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देश पूछेगा तो बांग्लादेश, और भारत का राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न कहता है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क अग्रणी उत्पादक है, ठीक ना, उत्पादक है? तो ये जो है ना, वो आपको उड़ीसा है। क्या हम कौन है? उड़ीसा है, ठीक ना। करेक्ट आंसर ए। 71 नंबर प्रश्न कहता है, किसे बिहार का रेशम नगर कहते हैं? तो भागलपुर को बिहार का रेशम नगर कहते हैं, तो करेक्ट आंसर डी। 72 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कृषि का सर्वाधिक योगदान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो बिहार जो है ना, हमेशा बाढ़ से कोसी नदी से पीड़ित रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कुशहा तटबंध किस नदी पे है? तो कुशहा तटबंध जो है ना, वो कोसी नदी पे है, और ये तटबंध जो है ना, भारत नेपाल के सीमा पर नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं है, नेपाल में स्थित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो ये कृत्रिम जलाशय है ना, जो गोविंद सागर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। 76 नंबर प्रश्न कहता है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? और आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक यानी स्थानीय स्वशासन भी है, और स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव लोग के मोहल्ले भी हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है संसाधनों को खोज के लिए, तो करेक्ट आंसर इज बी। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ये जो सुनामी आई थी वो आई थी हिंद महासागर में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 79 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, और ये आया था 1934 में, ये आया था 1934 में, और ये जो आया था भारत और नेपाल के सीमा क्षेत्र में आया था, और रिक्टर स्केल पे इसका तीव्रता जो था 8.4 था, और ये बहुत भारी तबाही मचाए हुए था, ठीक ना। तो 1934 में, करेक्ट आंसर इज ए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आज का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे, ठीक ना। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, और सुनामी का अर्थ होता है समुद्री तूफान, और यह एक जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक ना। अब चलते हैं, थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्नों के पैटर्न को समझ लेते हैं। अब देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न जो है ना, इसमें आपको इतिहास से प्रश्न अलग पूछे जाएंगे, आपको हिस्ट्री से अलग, आपको सोशल साइंस से आपको नागरिक शास्त्र से, सिविक्स से अलग, और ज्योग्राफी से अलग, इस प्रकार अलग अलग सेक्शन होगा। अब इसमें आपको सभी सेक्शन से जवाब आपको निश्चित रूप से देना है। अब जैसे देखिए, इसमें कह रहा है कि इतिहास से आपको 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 3 का ही जवाब देना है, ठीक ना। 3 का जवाब इसमें से देना ही देना है आपको, ठीक ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इतिहास से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना? तो 2 प्रश्न, जिसमें किसी एक का ही जवाब देना है आपको, ठीक ना। उसके बाद यह है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4, 9 से लेकर 12 तक 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 2 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 2 पूछे जाएंगे, और जवाब देना है किसी एक का, ठीक ना। ये पॉलिटिकल साइंस में। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको लघुत्तरीय में प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसकी संख्या भी 4 होगी, और उसमें से जवाब कितना देना है? कि 2 ही प्रश्नों के जवाब देना है आपको। अब इकोनॉमिक्स में दीर्घोत्तरीय प्रश्न फिर पूछे जाएंगे, 19-20 यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें से किसी एक का जवाब आपको देना होगा। अब उसी तरह भूगोल से प्रश्न होंगे, तो भूगोल से प्रश्न होंगे 21 से 26 यानी 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और किन्हीं 3 प्रश्नों के ही जवाब आपको देने हैं। तो इस प्रकार आप बिना जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही जवाब देंगे। ये नहीं कि जो हिस्ट्री में 6 है, 6 आ रहा है तो 6 बना देंगे, तो 6 बना देंगे तो 6 गो आपका चेक नहीं होगा, 3 गो आपका चेक होगा, बाकी 3 गो काट दिया जाएगा, ठीक ना। तो
इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही अपने उत्तर को लिखें। और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये जो मॉडल पेपर है ये आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इसका अगर अभ्यास आप बार बार कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार दीर्घोत्तरीय में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 प्रश्न पूछे आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन से भी आपको लघु उत्तरीय में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार आप सभी जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप निश्चित रूप से अभ्यास कर लेंगे ताकि उत्तर प्रपत्र लिखने में, कॉपी लिखने में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, प्रश्न को समझने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ताकि आसानी से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सके, समय आपका बर्बाद ना हो। जितना पूछे उतना ही जवाब दें, ठीक ना, सटीक जवाब दें। और एक अभ्यास करें कि प्रतिदिन कुछ लिखने का, कुछ पेज लिखने का भी प्रयास आप करते रहें और अपने तैयारी को पुरजोर तरीके से करें ताकि अपने बिहार का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। अगर चाहते हैं आप कि अगला वीडियो भी आवे दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।